इस आदमी ने पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाई, लेकिन मरने के बाद उसे इनाम नहीं बल्कि नरक मिला, जहां उसके हर फैसले का हिसाब होने वाला था। यहाँ तक कि वो पाप भी जो उसने किसी को बताया तक नहीं। और जब सच सामने आया तो सब कुछ बदल गया। मूवी की शुरुआत होती है। कोरिया के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक ऊंची इमारत आग की लपटों में घिरी हुई है। एक फायर फाइटर जिसका नाम हान है, एक इंसान की जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, लेकिन तेज गर्मी की वजह से उसकी रस्सी जल जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। वो सेफ्टी कुशन को भी मिस कर देता है और उसी पल उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो दोबारा जाग जाता है। एक छोटी बच्ची की जान बचाने के बाद वो तुरंत उठकर उसके परिवार के पास जाता है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। वो उनसे बार बार बात करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। तभी अचानक उसे दूर से कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। वो मुड़कर देखता है तो दो अच्छे कपड़े पहने हुए लोग इस अफरा तफरी के बीच खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। हान उन्हें गिरते हुए मलबे से दूर हटने के लिए कहता है। जल्द ही हान की नज़र उन फायर फाइटर्स पर पड़ती है जो एक ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। तभी चुम नाम की एक महिला उसे बताती है कि मरने से पहले वो एक आदर्श इंसान था। वो समझाती है कि वे लोग उसे 7 फैसलों की परीक्षाओं से गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। इसी दौरान एक और गार्जियन मैक उसे बताता है कि उनका लीडर ट्रायल्स के गेट के पास उनका इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें तुरंत वहां चलना होगा। हाँ, अभी भी सबको समझ नहीं पाता और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके साथी फायर फाइटर्स उसके शव के पास खड़े होकर शोक मना रहे होते हैं। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है कि वो अभी मर नहीं सकता क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलना है। तभी अचानक उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है और एक विशाल पोर्टल की तरफ खींचने लगता है। हाँ, लगातार अपनी माँ के बारे में चिल्लाता रहता है। उसकी ये बात सुनकर गार्जियंस भी उसके अपने माता पिता के लिए प्यार को महसूस करने लगते हैं। वे लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं जहाँ हजारों आत्माएं जजमेंट के गेट की तरफ बढ़ रही होती हैं। यहाँ हाँ की मुलाकात उनके लीडर रिम से होती है, जिसने पिछले 100 सालों में 47 आत्माओं को दोबारा जन्म दिलाने में मदद की है। जब रिम उसे प्रागन होने पर बधाई देता है तो हाँ नजरें चुरा लेता है और इसे मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद वे जजमेंट के गेट को पार करते हैं और एक डरावनी जगह पर पहुंच जाते हैं जो लावा से भरी होती है, जिसे मर्डर का पहाड़ कहा जाता है। ये देखकर मैक चौंक जाता है और तुरंत हाँ से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी की जान ली है। हाँ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब रिम समझाता है कि इन ट्रायल्स में सिर्फ सीधे हत्या ही नहीं बल्कि अगर किसी की मौत रोकने का मौका होने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया तो उसका भी हिसाब लिया जाता है। शायद इसी वजह से वे यहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद हाँ को एक बड़े एरिना में ले जाया जाता है जहाँ जमीन के नीचे से विशाल दरवाजे खुलते हैं और एक गहरा लावा का गड्ढा नजर आता है। सजा पाए हुए लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन आग के समंदर में बार बार जलते रहते हैं। तभी प्रोसिक्यूटर्स ट्रायल शुरू करते हैं और हाँ पर आरोप लगाते हैं कि उसने मौका होने के बावजूद अपने एक साथी को बचाने की कोशिश नहीं की। वे लोग दावा करते हैं कि इसी गलती की वजह से उस आदमी की मौत हुई, इसलिए वे मांग करते हैं कि हाँ को उसके पाप की सजा के तौर पर 5 साल तक लावा के गड्ढे में रखा जाए। तभी रिमहान का बचाव करता है और उस घटना की सच्चाई को गहराई से जांचने की मांग करता है। जांच में सामने आता है कि हान ने मौके पर अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिस भारी पत्थर के नीचे वो फंसा हुआ था उसे हटाना उनके बस में नहीं था। हालात को समझते हुए उसके साथी ने खुद ही हान से कहा कि वो उसे छोड़कर बाकी लोगों की जान बचाए। हान ने वही किया और उसी फैसले की 8 लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा। रिम दलील देता है कि हान की बहादुरी और त्याग को इस फैसले में जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसकी हिम्मत और दूसरों की मदद करने के जज्बे को देखकर जज उसे सभी आरोपों से बरी कर देता है। इसके बाद हान को अगले ट्रायल में जाने की इजाजत मिल जाती है। हालांकि वो पहला ट्रायल जीत जाता है लेकिन अपने साथी की मौत की याद उसे अंदर से झकझोर देती है। वो सोच में पड़ जाता है कि गार्जियंस उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को कोई आदर्श इंसान नहीं मानता। तभी ये खुलासा होता है कि गार्जियंस का भी इस सब के पीछे अपना एक मकसद है। असल में गार्जियंस ने नरक के राजा योमरा के साथ एक सौदा किया होता है। अगर वे 100 साल के अंदर 49 आत्माओं को इन ट्रायल्स से पार कराकर उन्हें दोबारा जन्म दिला देते हैं तो उन्हें खुद भी इंसान बनने का मौका मिलेगा। इसके बाद वे लोग आलस्य के ट्रायल में पहुंचते हैं। चुम वहाँ हान की पूरी जिंदगी की मेहनत और उसके कामों के बारे में बताती है। हान कभी आलसी नहीं रहा और उसने हमेशा दूसरों की मदद की है। उसके कुछ काम थोड़े जोखिम भरे जरूर थे लेकिन बहादुरी से भरे हुए थे। जैसे एक बार उसने मधुमक्खियों का छत्ता गिरा दिया था जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम को डंक लग गए थे, और एक बार उसने एक जिद्दी बिल्ली को बिल्डिंग के किनारे से बचाया, भले ही इससे मालिक की महंगी कार को नुकसान पहुंच गया। जज हान की मेहनत और लगन से काफी प्रभावित होती है और उसके सम्मान में एक मूर्ति बनवाने का आदेश देती है, लेकिन तभी वो पूछती है
कि उसने अपनी ज़िंदगी इतनी मेहनत और लगन के साथ क्यों जी। इस पर हान सीधा जवाब देता है कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। ये सुनते ही जज का फैसला तुरंत बदल जाता है। वो आदेश देती है कि हान को सजा दी जाए। यहाँ एक विशाल मशीन उन लोगों का पीछा करती है जो आलस्य के दोषी होते हैं। उनके शरीर को कुचल देती है और उनके अवशेषों को मछलियों को खिला दिया जाता है। गार्जियंस तुरंत हान के बचाव में आगे आते हैं और उसकी ज़िंदगी की गहराई से जांच करने की गुहार लगाते हैं। वे बताते हैं कि हान अपनी बीमार माँ का सहारा बनने और अपने छोटे भाई को कानून की पढ़ाई कराने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो खुद को इतनी हद तक धकेल देता था कि अपनी सेहत तक को नज़रअंदाज कर देता था। उसका पैसों के पीछे भागना लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। उसकी असली नीयत को समझने के बाद जज उसे निर्दोष घोषित कर देती है। वो मानती है कि हान के हर फैसले के पीछे उसके परिवार के लिए प्यार था। इसके बाद वे लोग जल्दी से एक नाव में बैठकर अगले ट्रायल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि अचानक खतरनाक राक्षस उनका पीछा करने लगते हैं। गार्जियंस तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने हथियारों से उनका मुकाबला करते हैं। वे कई राक्षसों को काटकर खत्म कर देते हैं। इस अफरा तफरी के बीच उनका लीडर नाव से नीचे गिर जाता है और किसी तरह खुद को संभालता है। ऐसे में मैक अकेले ही सबका बचाव करता है और अपने लीडर को संभलने का वक्त देता है। आखिरी मौके पर मैक एक बड़े पत्थर के खंभे पर जोरदार वार करता है जिससे वो गिर जाता है। भारी भरकम चट्टानें नीचे गिरती हैं और आखिरकार उनका पीछा कर रहे राक्षसों से उन्हें बचा लेती हैं। इसके बाद एक गार्जियन बताता है कि ऐसे हमले तब होते हैं जब मरने वाले इंसान का कोई परिवार वाला बदले की भावना से भटकती आत्मा बन जाता है। आगे खतरे को रोकने के लिए रिम फैसला करता है कि उसे हान के परिवार के पास जाकर सच्चाई पता करनी होगी। रिम हान के घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि हान का छोटा भाई सू ही मरा है और वही अब एक बदले की भावना से भटकती आत्मा बन चुका है। वो काली आत्मा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और रिम तुरंत उसका पीछा करता है। वो अपने हथियार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसके हर हमले से बड़ी आसानी से बच जाती है। कुछ देर की भिड़ंत के बाद वो आत्मा पलटवार करती है और रिम को दूर फेंक देती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। रिम उसके पीछे छोड़े गए निशानों का पीछा करता हुआ एक मिलिट्री बेस तक पहुंच जाता है। वहां वो कुछ सैनिकों को सू के बारे में बात करते हुए सुनता है जहां वे उसे भगोड़ा बता रहे होते हैं। उसी समय रिम नोटिस करता है कि वहां का कैप्टन और एक दूसरा सैनिक कुछ छुपा रहे हैं और उनका व्यवहार काफ़ी संदिग्ध लगता है। रिम एक कर्नल का भेष बनाकर कैप्टन के सामने जाता है और उस पर सू की मौत का आरोप लगाता है। कैप्टन घबरा जाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है जिससे उसका शक और भी पक्का हो जाता है। उधर दूसरी तरफ हान एक और ट्रायल का सामना कर रहा होता है जिसे धोखे की देवी चला रही होती है। वो उस पर आरोप लगाती है कि उसने अपने उस साथी के नाम से नकली खत और वसीयत लिखी जिसे वो बचा नहीं पाया था और फिर उसने वही खत उस आदमी की बेटी को दे दिए, ये दिखाते हुए कि जैसे वो उसके पिता की तरफ से भेजे गए हों। धोखे की देवी हान को बांधने का आदेश देती है और उसकी जीभ काटकर सजा देने की तैयारी करती है। तभी उसी वक्त रिम टेलीपैथी के जरिए अपनी टीम से जुड़ता है और हान के बचाव में आगे आता है। तभी ये खुलासा होता है कि हान ने अपनी माँ के लिए भी नकली खत लिखे थे। उन चिट्ठियों में उसने झूठ बोला था कि वो एक सफल और अमीर जिंदगी जी रहा है। रिम समझाता है कि हान ने ये सब अपने चाहने वालों को सुकून देने के लिए किया था। वो उन्हें उम्मीद और हिम्मत देना चाहता था ताकि वे अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकें। उसकी असली नीयत को समझने के बाद देवी उसे माफ कर देती है। वो मानती है कि हान के इरादे किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं थे। ट्रायल खत्म होने के बाद रिम हान से सच्चाई छुपा लेता है और उसे बताता है कि उसका परिवार ठीक है, लेकिन वो अपनी टीम को हान के भाई के बारे में पूरी सच्चाई बता देता है। इसके बाद रिम समय में पीछे जाकर उस रात की सच्चाई जानने निकलता है जब सू की मौत हुई थी। वो पता लगाता है कि डॉन नाम के एक सैनिक ने गलती से सू को गोली मार दी थी, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय डॉन ने तुरंत अपने कैप्टन को फ़ोन कर दिया। कैप्टन ने उसे बचाने के बजाय अपनी प्रमोशन बचाने के लिए सू को वहीं दफनाने और सारे सबूत छुपाने का फैसला लिया। रिम ये जानकर सन्न रह जाता है कि जब उन्होंने सू को दफनाया तब वो अभी भी जिंदा था। ये सच रिम के पुराने जख्मों को भी ताज़ा कर देता है क्योंकि उसके पिता के साथ भी कभी ऐसा ही हुआ था, उन्हें भी जिंदा दफना दिया गया था। उसी समय हान अन्याय के नरक में पहुंचता है। इस जगह पर आत्माओं को उनके अपराधों की सज़ा के तौर पर सालों तक बर्फ में जमा दिया जाता है, लेकिन क्योंकि हान एक फायर फाइटर था और उसने हमेशा लोगों की मदद की थी, इसलिए इस ट्रायल में उसे सज़ा नहीं दी जाती। उसे सीधे अगले चरण में जाने की इजाज़त मिल जाती है। इसके बाद वे लोग एक केबल कार में सफ़र कर रहे होते हैं जहाँ ये सच सामने आता है
कि गार्जियंस अपनी यादें खो चुके हैं। सिर्फ उनका लीडर रिम ही अपने अतीत को याद रखता है। मैक अपने साथी को ज़्यादा सच बताने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो हान को बता देता है कि उसका भाई एक बदले की भावना से भटकती आत्मा बन चुका है। ये सच सुनते ही हान भावनात्मक रूप से टूट जाता है। उसका रिएक्शन इतना तेज होता है कि पूरा संसार हिल जाता है और केबल कार टूटने लगती है। गार्जियंस लगभग गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में हान खुद को संभाल लेता है और स्थिति को काबू में कर लेता है। इसके बाद वो अपनी टीम की मदद करने का फैसला करता है ताकि वे आगे बढ़ सकें। वे लोग विश्वासघात के नरक में पहुंचते हैं, जहां एक सुंदर देवी उन लोगों का फैसला करती है जिन्होंने अपने करीबियों के साथ धोखा किया होता है। वो ऐसे लोगों को शीशों के अंदर कैद कर देती है और फिर उन्हें तोड़ देती है। लेकिन खुशकिस्मती से हान ने अपनी जिंदगी में किसी के साथ धोखा नहीं किया था, इसलिए वो इस ट्रायल को बिना सजा के पार कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसी समय रिम उस बदले की भावना वाली आत्मा को एक नाइट क्लब में ढूंढ निकालता है। वो आत्मा उन सैनिकों में से एक पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। रिम तुरंत सू का पीछा करता है और दोनों के बीच शहर के ऊपर उड़ते हुए जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार रिम अपनी जादुई चादर से उसे पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग से बांध देता है। वो सू से कहता है कि अगर उसे दोबारा जन्म लेना है तो उसे अपने साथ हुए गलत के लिए लोगों को माफ करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर सू को अपने साथ हुआ धोखा और ज्यादा याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके अपने साथियों ने उसे जिंदा दफना दिया था। गुस्से में आकर वो एक जोरदार शॉक वेव छोड़ता है और खुद को आजाद कर लेता है। उधर दूसरी तरफ डॉन अपने गिल्ट से टूट चुका होता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। आखिरकार वो इस बोझ को सहन नहीं कर पाता और हान की माँ को सू की लाश की जगह बता देता है। माँ नक्शे को देखकर आखिरकार जान जाती है कि उसका बेटा कहाँ दफन है। ये सब सू अपनी माँ के पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। डॉन के पछतावे को देखकर सू का गुस्सा शांत होने लगता है और वो वापस रिम के पास आता है। वो कहता है कि उसने माफ़ करने का फैसला कर लिया है। सू रिम से कहता है कि वो उसके लिए माध्यम बने ताकि वो आखिरी बार डॉन से बात कर सके। वो वादा करता है कि इसके बाद वो ट्रायल्स को आगे जारी रखेगा। रिम के जरिए सू डॉन से बात करता है और उसे माफ़ कर देता है। वो ये भी कहता है कि अब वो बीती बातों के लिए और आंसू न बहाए। इसी दौरान हान हिंसा के नरक में पहुंचता है, जहां वो एक विशाल गड्ढा देखता है जिसमें उसे आगे बढ़ने के लिए छलांग लगानी होगी। हान उस गड्ढे में छलांग लगा देता है और नीचे एक बड़े पत्थर पर जा गिरता है। मैक तुरंत पीछे कूदता है और अपने साथी को पकड़कर सुरक्षित लैंड कर जाता है, लेकिन तभी हान उनसे टकरा जाता है और तीनों फिर से नीचे गिरने लगते हैं। वे गड्ढे की गहराई में तेजी से गिरते रहते हैं। मैक मदद के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हान उस लड़की को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी मौत से पहले किया था। हैरानी की बात यह होती है कि आखिरी पल में उनकी गिरावट अचानक रुक जाती है। नीचे पहुंचते ही अगला ट्रायल शुरू हो जाता है, हिंसा का ट्रायल। प्रोसिक्यूटर्स हान पर आरोप लगाते हैं कि उसने हाई स्कूल के समय अपने छोटे भाई को बुरी तरह पीटा था। वे कहते हैं कि ये और भी ज़्यादा क्रूर था क्योंकि उसका भाई पहले से ही गरीबी और कुपोषण की वजह से कमज़ोर था। वे ये भी बताते हैं कि हान ने कभी उससे माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अगले ही दिन वो घर छोड़कर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जज तुरंत हान को अपने ही परिवार के खिलाफ हिंसा करने का दोषी ठहराती है और उसे ऐसी जगह भेजने की तैयारी करती है जहां आत्माओं पर लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। तभी सज़ा सुनाए जाने से ठीक पहले चुंग जल्दी से जज से फैसला टालने की गुहार लगाती है। वो कहती है कि आखिरी ट्रायल को इसी के साथ जोड़ा जाए क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तब पता चलता है कि उस समय हा पूरी तरह से टूट चुका था और उसे ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उनका परिवार बेहद करीब था और उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। हा को लगने लगा था कि उनकी तकलीफ खत्म करने का एक ही तरीका है, उनकी ज़िंदगी खत्म कर देना। उस घटना के बाद वो गहरे पछतावे में डूब गया। यही वजह थी कि वो घर छोड़कर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सच्चाई सामने आने के बाद गार्जियंस की उम्मीदें टूटने लगती हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब ट्रायल्स जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा, खासकर जब आखिरी ट्रायल सामने है। उधर दूसरी तरफ रिमसू को उसके शरीर तक वापस ले जाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो भी अपने पुनर्जन्म की यात्रा शुरू कर सके। जब वे मिलिट्री कैंप पहुंचते हैं तो सू अपनी माँ को वहाँ देखकर चौंक जाता है। उसकी माँ सैनिकों से गुहार लगा रही होती है कि उसे अपने बेटे के शरीर तक ले जाया जाए, लेकिन आर्मी का कैप्टन बेरहमी से उसके कागज़ फाड़ देता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे वो थकान और कमज़ोरी के कारण बेहोश हो जाती है। अपनी माँ के साथ ये बुरा व्यवहार देखकर और उस इंसान को सामने देखकर जो उसकी मौत का जिम्मेदार था, सू का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो एक बार फिर एक खतरनाक बदले की भावना वाली आत्मा में बदल जाता है। वो अपनी पकड़ से छूट जाता है और रिम को जोर से दूर फेंक देता है। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और एक भयानक तूफान का रूप ले लेता है जो पूरे इलाके
को अपनी चपेट में ले लेता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी बीच परलोक का एक दरवाजा खुल जाता है। वो आत्मा अपने आसपास की हर चीज को तबाह करने लगती है, जबकि रिम पास के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसी वक्त मैक उस पोर्टल के जरिए इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। वो तेजी से सू की तरफ बढ़ता है और उस पर जोरदार वार करता है, जिससे पास की एक बड़ी संरचना टूट जाती है और सू कुछ देर के लिए रुक जाता है। रिम तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है। वो आगे बढ़कर अपनी जादुई ताकत से सू को पकड़ लेता है और एक जादुई रस्सी से बांधकर उसके कहर को आखिरकार रोक देता है। उधर दूसरी तरफ हाँ का आखिरी ट्रायल शुरू हो जाता है। इस बार खुद नरक का राजा योमरा उसके केस का फैसला करने आता है। वो हाँ पर आरोप लगाता है कि उसने अपनी ही माँ को मारने की कोशिश की और मुश्किल समय में अपने भाई पर हमला किया। वो ये भी बताता है कि हाँ की माँ को इस घटना के बारे में सब पता था, लेकिन उसने ये दर्द अपने दिल में छुपा कर रखा। ये सब सुनकर हान का अपराध और भी गंभीर लगने लगता है। योमरा ऐलान करता है कि हान को हमेशा के लिए सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने उसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जिसने उसे जन्म दिया। तभी अचानक पूरा संसार हिलने लगता है। एक आवाज़ हान की माँ से बात करने लगती है। तब पता चलता है कि रिम ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सू को उसके सपने के जरिए अपनी माँ से बात करने का मौका दिया है। सू अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगता है और बताता है कि उस घटना के बाद हान ने पूरे 15 साल तक बिना रुके मेहनत की, सिर्फ अपने परिवार को संभालने के लिए। उसने ये सब अपने पुराने गुनाह के पछतावे में किया। सबकी हैरानी के बीच उनकी माँ कहती है कि उसने हान को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। वो ये भी कहती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी न दे पाने के लिए खुद माफ़ी चाहती है। ये सुनकर हान फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ तक कि नरक का राजा भी इस प्यार और माफ़ी के पल से प्रभावित हो जाता है। आखिरकार वो हान पर लगे सभी आरोप हटा देता है, क्योंकि जिसे नुकसान पहुंचा था उसने पहले ही उसे माफ़ कर दिया है, तो अब सज़ा देने का कोई मतलब नहीं बचता। इस तरह हान को दोबारा जन्म लेने की इजाज़त मिल जाती है। वो गार्जियंस का शुक्रिया अदा करता है और एक चमकदार रोशनी में गायब हो जाता है। वापस इंसानों की दुनिया में रिम सू को अपनी 49वीं आत्मा के रूप में गाइड करने का फैसला करता है। इस तरह वे अपना मिशन पूरा करके फिर से इंसान बनने की उम्मीद करते हैं। इसके बाद वे मातृ पितृ भक्ति के नरक में पहुंचते हैं, जहां वे कई खतरनाक राक्षसों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि नरक के राजा तक पहुंच सकें। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और SY रोमान को सब्सक्राइब करना मत भूलना।